नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश की बात। आज हम देश की बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल साहब के साथ। अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बहुत कार्यक्रम में। धन्यवाद। अग्रवाल साहब, सरकार को केंद्र में बने हुए 6 महीने हो गए हैं और इन 6 महीनों के जो कामकाज हैं, जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, उनको अब जनता की कसौटी पर आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि जो कुछ चुनाव से पहले बोला गया और उसके बाद आज 6 महीने में 1% भी कोई काम नहीं हुआ। जो वायदे इन्होंने चुनाव से पहले जनता से किए वोट हासिल करने के लिए, उस पर आने के बाद कोई काम नहीं हुआ। जो कांग्रेस की पुरानी नीतियां 60 साल की हैं, जिसके ऊपर एजुकेशन पॉलिसी बनी, हेल्थ पॉलिसी बनी, डेवलपमेंट की पॉलिसी बनी, फॉरेन पॉलिसी, होम पॉलिसी, आपकी जो और विदेश नीति है, जो डिफेंस नीति है, सारी एज इट इज़ है। उसमें कोई तब्दीली ये नहीं कर पाए क्योंकि वो ठोस आधार पर बनी है। तो मुझे लगता है कि ये 6 महीने हिंदुस्तान में डेवलपमेंट के हिसाब से रुक गए। अच्छे दिनों का वादा था, अच्छे दिन आ गए हैं, आने वाले हैं, या सिर्फ मरीचिका है? मुझे लगता है कि वो नहीं कहते, वो बच्चे को माँ कहती है मैं चांद लाऊंगी, चांद, वो बच्चा कहता है मुझे चांद चाहिए। तो इन्होंने वही ख्वाब दिखाए लोगों को। झूठ के आधार पर बनी हुई सरकार है, 100% झूठ के आधार पर, सपने दिखाकर। उन्होंने सपना बेचा, आप सपना नहीं बेच पाए, या कांग्रेस को जो भूमिका दी देश की जनता ने, क्या कांग्रेस वो भूमिका ढंग से निभा पा रही है? रचनात्मक विपक्षी भूमिका, या जो सरकार के खिलाफ जो एक आंदोलन होता है या एक कड़ी टक्कर देने वाला मामला होता है, उस पर आप देखते हैं? पहली बात तो ये कि हम झूठ नहीं बोलते, हम कांग्रेसी, हमें झूठ बोलना मुनासिब भी नहीं लगता और उसकी हमारे को कोई छूट भी नहीं है झूठ बोलने की। हम झूठ के आधार पर कोई चुनाव नहीं लड़ते। अब जो विपक्ष की भूमिका है, एक राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, तो इसमें जीत भी होगी, हार भी होगी। कांग्रेस ने 67 भी देखा है, कांग्रेस ने 77 भी देखा है, कांग्रेस ने 89 भी देखा है। तो ऐसा कोई डर की बात नहीं है। शायद यही एक संस्था है जिसके हर गली में आपको कोई ना कोई वर्कर मिल जाएगा। हर जगह ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी है और 125 साल से पुराना इतिहास है हमारा। तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारी विपक्ष की भूमिका भी होगी वो भी बहुत ज़ोरदार होगी। हम डर के काम नहीं करते कभी। विपक्ष की भूमिका में अगर आप बात करें तो अभी जो साध्वी निरंजन ज्योति का एक बयान आया, बड़ा खतरनाक टाइप का बयान आया, उस पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया भी रही आपकी। उसके इस्तीफे की मांग पर आप लोग अड़े हुए हैं, पिछले 3 दिन से पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है। तो क्या इस्तीफा लेकर छोड़ेंगे उसका या बर्खास्त कराएंगे? क्या इस पर स्ट्रेटेजी है? सवाल ये है कि हमें उनका काला चेहरा सरकार का दिखाना था कि जो लोग बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते थे, साफ़ सुथरे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते थे, उसमें बैठे हुए लोग कैसे हैं, तो साफ़ सुथरा नहीं हो सकता ना उनका व्यवहार। अब एक मंत्री जिस भाषा का प्रयोग करता है, अगर वही भाषा का प्रयोग कोई अपोजिशन में बैठा हुआ आदमी, विपक्ष का मेंबर, प्रधानमंत्री के लिए करेगा तो क्या ये उसे माफ़ कर देंगे? क्या कोई व्यक्ति खून करता है तो आपको उसको माफ़ी देने की इजाज़त है? मुझे नहीं लगता। कानून अपना काम करता है। एक बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसका इनको उदाहरण पेश करना चाहिए था कि फ़ौरन उसको मंत्रिमंडल से हटा देते। एक सिलसिला है पूरा। निरंजन ज्योति ने कुछ कहा, गिरिराज सिंह ने पहले चुनाव के दौरान एक बयान दिया था, अब फिर उनका एक बयान आया जिस पर विवाद हुआ है, योगी आदित्यनाथ। तो क्या ये लगता है आपको ये बयान सोची समझी साजिश के तहत हैं, या चूँकि बीजेपी के लोगों की मानसिकता ऐसी है इस तरह से ही बयान ज़ुबान फिसल जाती है, या ये जो कॉमन आदमी के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान डाइवर्ट करने की साजिश है? क्या है ये? हमारा आइकॉन कौन है, हम किसके लिए काम करते हैं और उसकी विचारधारा क्या है, हर आदमी उसके पीछे चलता है। जैसे हम कांग्रेस की विचारधारा में नेहरू जी को जोड़ते हैं, इंदिरा जी को, राजीव जी को, सोनिया जी को, हमारे जो उत्कृष्ट हमारे जो व्यवहार और आचरण है उसको जोड़ते हैं। अब उनका आइकॉन जो आज का प्रधानमंत्री है वो है जो 2002 के जो मामले गुजरात में हुए उसमें लिप्त है
और बड़े आरोप लगे उनके ऊपर। उनके पार्टी के प्रधान वो हैं जिनको अपनी ही स्टेट में जाने से पाबंदी लगा दी गई थी और उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। तो बाकी सब ने भी यही सोचा, चार्जशीटेड है और उनको तड़ी पार भी किया कि आप अपनी स्टेट में नहीं जा सकते। तो अब बाकी के लोग क्या करेंगे, वो जब देखते हैं इस बात से हमारे प्रधानमंत्री खुश होते हैं तो सबने वही काम शुरू कर दिया। तो गड़िया साहब क्या करते हैं, योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, रितम्बरा जी क्या करती हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो ये सारा एक के बाद एक वो कड़ी है और वो कड़ी ऐसे ही चलेगी। प्रधानमंत्री तो ट्विटर पे फटकार लगा देते हैं। किसको फटकार लगा दी? ट्विटर पे लिखा उन्होंने। क्या मायने रखता है इस बात को? अगर आपने फटकार लगाई तो उसका सीधा उदाहरण पेश करते बढ़िया स्वच्छ प्रशासन का कि उनको फौरन हटा देते। स्वच्छ प्रशासन कहाँ हुआ? आज की शिक्षा मंत्री 10वीं पास है और आप कह रहे हो सारे हिंदुस्तान की शिक्षा सही हो जाएगी। मुझे नहीं लगता। ये खेल करेंगे और नुकसान करके जाएंगे। तो ये नुकसान करके जाएंगे, खेल करेंगे, तो क्या कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो गई कि साहब इनको खेल करने देगी, नुकसान होने देगी देश का? क्यों करने देंगे? आज एक फैसला उनके हक में हुआ है जो धोखे से हुआ है, उसका बदलाव होगा, उसका पलटा आएगा। एक और प्रधानमंत्री पर आरोप लगता है कि साहब 6 महीने से तो विदेश में घूम रहे हैं, एनआरआई प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, ऐसा क्यों कहते हैं आप? बड़ा अच्छा कहा। मुझे वो शायद एक ने कहा एनआरआई प्रधानमंत्री हैं और सीताराम येचुरी ने कहा कि उनको हिंदुस्तान आने का वीज़ा तो दो, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान ही नहीं आ रहे और हर एक में फेल हो रहे हैं। देखिए, आप किसी मकसद के लिए किसी देश में जाते हैं और ये बायलैटरल एग्रीमेंट होता है। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका का कोई आदमी हिंदुस्तान आए, आप उसको ऑन अराइवल वीज़ा दे दें, लेकिन आपका कोई आदमी अमेरिका जाए तो उसके मंत्री के कपड़े उतार के उसको सर्च किया जाए। अडवाणी साहब के साथ क्या हुआ, जो पहले फर्नांडीज थे उनके साथ क्या हुआ, डिफेंस मिनिस्टर के साथ, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के साथ क्या हुआ, हमारे सलमान खान या शाहरुख खान कौन थे, उनके साथ क्या नतीजा हुआ, और आप कह रहे हैं कि ऑन अराइवल वीज़ा दे देंगे। मुझे लगता है ये सिर्फ खेल कर रहे हैं। आप जापान गए, टोटल फेल्योर था। उसके बाद आप चीन के साथ दोस्ती करी, वो हमारे यहाँ अतिक्रमण कर रहा है, अरुणाचल पे दावा ठोक रहा है, आप उसको झूला झूला रहे। आपने पाकिस्तान के साथ क्या किया? आपने पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान की पुरानी नीति को छोड़कर आपने जो खेल शुरू करा उससे नुकसान हुआ ना। चलिए जेपी साहब, इस मुद्दे पर और कई और मुद्दों पर आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं और इस दिलचस्प बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा।